गंगा मां ने धरती पर रखा था कदम। एलजेपी में चाचा भतीजे की सियासी जंग जारी। चिराग पासवान को दलित समाज का मिल रहा पूरा समर्थन। मोकामा ब्लॉक के दलित समाज में पशुपति के खिलाफ आक्रोश। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल। उफान पर नदियां। ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की समस्या से परेशान लोग। मेरठ में केएमसी अस्पताल को बंद कराने की मांग को लेकर टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन। राजनीतिक दलों के साथ भाकियू नेता राकेश टिकैत भी हुए शामिल। अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, कुख्यात नक्सली वीरेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जमुई रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तारी हुई है। यूएपीए एक्ट समेत कई मामलों में अपराधी वांछित चल रहा था। कुख्यात नक्सली पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां पर कुख्यात नक्सली वीरेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि जमुई रेलवे स्टेशन के पास से नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि नक्सली यूएपीए एक्ट समेत कई मामलों में वांछित चल रहा था। कुख्यात नक्सली पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है। तो एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर कुख्यात नक्सली वीरेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमुई रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि कुख्यात नक्सली वीरेंद्र दास यूएपीए एक्ट समेत कई मामलों में वांछित चल रहा था। कुख्यात नक्सली पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है, जिसे एसटीएफ की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां पर कुख्यात नक्सली वीरेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल, कुख्यात नक्सली वीरेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। इसी कड़ी की अगर बात करें हम, तो एक बार फिर से बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई दिनों से लगातार इस पर पैनी निगाह बनाए हुए थे और लगातार इस नक्सली की खोज जो थी वो चल रही थी। इसी कड़ी में अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं जमुई रेलवे स्टेशन से इस नक्सली को, कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार कर दिया है। वीरेंद्र शाह इसका नाम है, जो कि कई वांछित मामलों में ये वांछित अपराधी था और इसकी तलाश कई दिनों से एसटीएफ टीम की लगातार जारी थी। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये कुख्यात अपराधी जो है वो वांछित नक्सली जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस वांछित अपराधी के ऊपर कई मामले सहित यूएपीए एक्ट के तहत भी इस पर कई मामले जो है वो दर्ज किए गए थे। हालांकि अगर बात करें हम इस अनिल, किन मामलों में कुख्यात नक्सली गिरफ्तार वांछित चल रहा था और इससे अभी तक पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तो इस नक्सली की पूछताछ से कई सारे मामले का और भी खुला उद्भेदन हुआ है, जिस पर कि एसटीएफ की टीम जो है, बिहार एसटीएफ की टीम लगातार कार्य कर रही है और कई मामलों का और भी उद्भेदन। शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कुख्यात नक्सली वीरेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमुई रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तारी हुई है। यूएपीए एक्ट समेत कई मामलों में वांछित चल रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरठ में केएमसी अस्पताल को बंद कराने की मांग को लेकर टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ साथ राजेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान टिकैत ने जनता को संबोधित किया। मौके पर टिकैत ने केएमसी अस्पताल को बंद कराने की मांग के साथ साथ अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग भी की। मौके पर प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। तो आपको बता दें, राकेश टिकैत ने जनता को संबोधित भी किया। उनके साथ कई नेता भी शामिल रहे। यहाँ पर एक तो केएमसी हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें भी करीब 350 लोग मरे। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि उसकी जांच करे। सारे लोग रात को मरे, कैसे मर गए? और 4 और 5 और 6 दिन के अंदर अंदर मरे, तो क्या लूटता तो दिन कि जिसपे 5, 6, 8, 10 लाख रुपए थे वे ले लिए, आदमी का आदमी मार दिया। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, पूरी जांच इसके खिलाफ हो, ठीक है, ये सारा काम होना चाहिए। बहुत लोग तो रात को ठीक ठाक भर्ती करे, इसको नहीं मरे पाए, इसकी जांच हो जाए, नहीं तो वहां पे प्रदर्शन होगा।
मेरठ में केएमसी अस्पताल को बंद कराने की मांग लगातार जारी है और इसी मांग को लेकर टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में अलग अलग दलों के नेताओं के साथ साथ राकेश टिकैत भी शामिल हुए। उस दौरान राकेश टिकैत ने वहां पर जनता को संबोधित भी किया और राकेश टिकैत ने केएमसी अस्पताल को बंद कराने की मांग के साथ साथ अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो केएमसी अस्पताल को बंद करने की मांग की जा रही है। नेताओं के साथ राकेश टिकैत भी वहां मौजूद रहे। टिकैत ने जनता को संबोधित किया। राकेश टिकैत ने अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने केएमसी अस्पताल को बंद करने की भी मांग की है और आपको बता दें कि मौके पर प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बिहार में एलजेपी में चाचा भतीजे की सियासी जंग भले ही थमती नहीं दिख रही हो, मगर इस लड़ाई में चिराग पासवान को दलित समाज का खुलेआम समर्थन मिल रहा है। खासकर मोकामा ब्लॉक के दलित समाज चिराग के पक्ष में गोलबंद हो गए हैं। इस ब्लॉक के दलित बहुल मोर गांव में पशुपति पारस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दलित समाज के लोगों का मानना है कि दिवंगत रामविलास पासवान ने पारिवारिक सदस्यों को सियासी पहचान दिलाई। आज उन्हीं के चिराग के साथ छिड़ी सियासी जंग में स्वार्थ की बू आ रही है। ऐसे में चिराग पासवान को समर्थन देना चाहिए। सभी जाति धर्म समुदाय के लोग चिराग के पक्ष में एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। ये पीके पारस और चिराग के बीच में जो दूरियां बन गई है, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मारामारी हो रही है, यह पीके पारस के संबंध में लोगों का विचार है कि पीके पारस को किसी ने कोई जानता नहीं है। सारा जनता देश का, स्टेट का सारा चिराग के साथ है। यही मेरा उद्देश्य है कि चिराग अपने को कमजोर नहीं महसूस करें। आने वाला दिन चिराग के साथ पूरा भारत, पूरा बिहार एक साथ एक हुजूम लगाएगा। इसलिए हम तमाम जनता उनके साथ है, चिराग के साथ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा जुड़ चुके हैं। मुन्ना, बिहार में सियासी उठापटक तो जारी है, चाचा भतीजे की जंग जारी है, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान को दलितों का समर्थन मिल रहा है और आपको याद होगा कि रामविलास पासवान भी खुद दलितों के बड़े नेता रह चुके हैं। जी देखिए, निश्चित रूप से बिहार में जिस प्रकार से लोजपा में टूट हुई और फिर चाचा और भतीजे की जो जंग अभी चल रही है, उसमें कहीं न कहीं बिहार में जो दलित समाज है वो उसका पूरा साथ चिराग पासवान को मिल रहा है। दलित समाज के लोगों का मानना है कि जिस प्रकार से रामविलास पासवान ने अपने सगे संबंधियों को सियासी पहचान दिलाई, आज उन्हीं का परिवार, उनका रिश्तेदार चिराग के साथ जो धोखाधड़ी कर रहा है, जिस प्रकार से सियासी छल प्रपंच कर रहा है, तो लोगों में काफी आक्रोश भी है। दलित समाज में भारी आक्रोश है और दलित समाज पूरा का पूरा चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़ा है। हर तरफ, मोकामा की बात नहीं है, पूरे बिहार का दलित समाज निश्चित रूप से चिराग का खुलेआम समर्थन कर रहा है। जी मुन्ना, पार्टी में बगावत को लेकर दलितों में किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है और उनकी क्या कुछ मांग है? देखिए, जो लोजपा में जिस प्रकार से बगावत हुई है और जो सांसद अलग हुए हैं, चिराग का साथ छोड़े हैं, तो लोग इसे पूरी तरह से नकारात्मक दृष्टि देख रहे हैं और पशुपति पारस के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। इन लोगों का मानना है कि अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए जिस प्रकार से इन्होंने पार्टी में टूट की कराई है या पार्टी को तोड़ा है, वो चिराग के साथ धोखाधड़ी है। रामविलास पासवान की मरहूम आत्मा के साथ भी कहीं न कहीं नाइंसाफी है। जी मुन्ना, आज एलजेपी के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज चुनाव आयोग की बैठक है जिसमें फैसला होगा कि बंगले का असली हकदार कौन है। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? ये देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग आज बंगले को लेकर फैसला करेगा या फिर चिराग पासवान ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, यह निश्चित रूप से दिल्ली का मामला है और दिल्ली में चिराग पासवान ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, तो कहीं न कहीं
वो अपनी बैठक में वो आगे की रणनीति तय करेंगे और जो सांसद उनको छोड़कर चले गए उनके खिलाफ निश्चित रूप से वो पार्टी संविधान के दायरे में कार्रवाई करेंगे। इधर चुनाव आयोग भी बंगले पर जिसका दावा मजबूत होगा और जो कानून सम्मत कार्रवाई होगा वो चुनाव आयोग करेगा। जी शुक्रिया मुन्ना शर्मा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एलजेपी में चाचा भतीजे की जंग लगातार जारी है। इसी बीच चिराग को दलितों का समर्थन भरपूर मिल रहा है। बिहार में पक्ष विपक्ष की राजनीति के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं होती। इस बार मुद्दे के तौर पर विपक्ष ने गेहूं को लेकर निशाना साधा है। आरजेडी ने सरकार द्वारा दिए गए गेहूं खरीद के आंकड़ों को गलत बताया है। साथ ही विपक्ष की ओर से पैक्स अध्यक्ष के द्वारा मनमानी किए जाने का आरोप भी लगाया है। प्रवक्ता राकेश ने सरकार पर गेहूं किसानों की बजाय पैक्स व्यापारियों से खरीदने का आरोप मढ़ा है। खरीद का आंकड़ा दिया है वो बिल्कुल ही फर्जी है। सरकार ने पहले घोषणा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा किया था कि बिहार के किसानों का 7 लाख हेक्टेयर गेहूं हम खरीदेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, उन्होंने कहा दिया कि हमने लक्ष्य को पूरा कर लिया। लेकिन आप लोगों को याद होगा 30 जून को जब 30 मई को हम लोगों ने जब सवाल ये उठाया था, उस समय सरकार की ओर से वक्तव्य आया था कि 3,40,000 हेक्टेयर टन गेहूं की खरीदी अभी हुई है। तो क्या 15 दिन के अंदर आधा लगभग 3,60,000 गेहूं खरीद लिया गया? देखने में भी हास्यास्पद लगता है, सुनने में भी हास्य। तो बिहार में पक्ष विपक्ष की राजनीति के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें, इस बार विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। गेहूं खरीद के आंकड़ों में कई गलतियां हैं, ऐसा कहना है आरजेडी प्रवक्ता का। तो आपको बता दें, आरजेडी प्रवक्ता ने सरकार पर गेहूं किसानों की बजाय पैक्स व्यापारियों से खरीदने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा आरजेडी ने सरकार द्वारा दिए गए गेहूं खरीद के आंकड़ों को भी गलत बताया है। तो बिहार में राजनीति के लिए मुद्दों की कभी कमी नहीं होती और इस बार मुद्दे के तौर पर आरजेडी ने गेहूं को निशाना साधा है। आरजेडी ने सरकार द्वारा दिए गए गेहूं खरीद के आंकड़ों को भी गलत बताया है। इसके अलावा विपक्ष की ओर से पैक्स अध्यक्ष के द्वारा मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि राकेश कुमार रोशन ने गेहूं किसानों की बजाय पैक्स व्यापारियों से खरीदने का आरोप लगाया है। बीजेपी द्वारा बीते दिन धान क्रय केंद्रों में किसानों की बकाया राशि की मांग को लेकर खेतों में किए गए धरना प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया। लॉकडाउन में भीड़ जमा करने की मनाही के बावजूद धरना प्रदर्शन करने के आरोप में राज्य पुलिस ने बीजेपी के 80 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन नेताओं में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांकेर विधायक समरी लाल समेत कई अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर बीते 18 जून को भाकपा माले द्वारा अल्बर्ट एक्का चौक पर महंगाई को लेकर किए गए प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने पार्टी के कई नेताओं पर मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस के एक्शन को लेकर प्रदेश बीजेपी की ओर से सरकार पर फिर से तीखी बयानबाजी की गई है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने बीजेपी के खिलाफ लिए गए एक्शन को बीजेपी के प्रति सरकार का खौफ बताया है। राज्य सरकार को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक प्रकाश जी का इतना खौफ है कि वो जब भी आंदोलन के लिए निकलते हैं तो सरकार उनके ऊपर फर्जी मुकदमे करके उनको रोकने की कोशिश करती है। इससे पहले उनके ऊपर देशद्रोह का एक फर्जी मुकदमा किया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने किसी भी पीड़क कार्रवाई करने से रोक लगा दी। इस बार वो किसानों के हित में खेतों पर उतरे तो राज्य सरकार ने घबराकर फिर से एक फर्जी मुकदमा कर दिया। पर राज्य सरकार भूल जाती है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य और हमने दशकों से ऐसे फर्जी मुकदमे देखे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता ऐसे फर्जी मुकदमों से।
ज्येष्ठ महीने की दशमी तिथि के मौके पर सैकड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुंगेर के सुप्रसिद्ध नारायणी तट के साथ विभिन्न अन्य घाटों पर गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग गंगा में नहाने के बाद पूजा पाठ कर दान कर रहे हैं। लोगों की मान्यता है कि इस दिन गंगा मैया ने धरती पर अपना कदम रखा था और तब से ही इस दिन को गंगा दशहरा के नाम पर मनाया जाता है। भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी नितिशा गुड़िया ने बिहार झारखंड बॉर्डर मिर्जा चौकी NH 80 पर स्थित बैरियर का औचक निरीक्षण किया। वही बातचीत की कड़ी में उन्होंने बताया कि बिना माइनिंग चालान के गाड़ियों के पास होने की शिकायत पर यह निरीक्षण किया गया है। वह इस पर नजर बनाए रखने के लिए CCTV भी लगाया गया है। बावजूद इसके कोई गाड़ी गुजरती है तो उसका चालान काटा जाएगा। चेक पोस्ट है और शिकायतें मिलती रहती हैं कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जिनका प्रॉपर चालान नहीं है वो गाड़ियाँ क्रॉस होने की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। तो यहाँ हम लोगों ने चेक पोस्ट बनाया है और CCTV कैमरा भी लगाया है। तो हम लोगों की भी इच्छा थी कि हम लोग खुद आकर के मेरे और SSP मैडम के द्वारा भी इसका निरीक्षण किया जाए और हम लोग और इसका स्ट्रेंथनिंग करेंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति नहीं है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति भी संख्या कम ही है पूरे जिले के लिए, 2 ही हैं, लेकिन उसमें से एक को हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट बेसिस पर यहाँ पर प्रतिनियुक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण नदियां उफान पर है, जिस कारण नदी किनारे ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की समस्या हो गई है। सरकारी योजनाओं ने लाभ न मिलने से इन इलाके के कई लोग कच्चे मकान में रहने को मजबूर है और बारिश की वजह से उनके आशियानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गीली मिट्टी के कारण कई जगहों पर पेड़ों के गिरने की भी खबरें सामने आई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक किसी भी तरह का राहत बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है। अरे भैया रात के पानी बरसा आदमी है और पेड़ गिर गया। 10-15 साल से आवास आई रहा नहीं बन पाएगा। अच्छा अच्छा, तो पैसा अभी तक नहीं आया? तक पैसा आया नहीं। तो ये शौचालय में जैसे अभी आनी पानी आएगा, हम पेड़ के डर को मारा हम आपको भाग के चले जाएगा, तब से पेड़ गिर गया। तो बारिश के कारण तबाही का मंजर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से नदियां लगातार उफान पर है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं ग्रामीण इलाकों में हर साल की तरह जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन लोग हैं जो कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक चौबे जुड़ चुके हैं। अशोक, बारिश के कारण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में हर साल की तरह जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है और लोग कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। जी, बता दें कि सोनभद्र के 54 थाना क्षेत्र में बारिश लगभग 2-3 दिनों से लगातार हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बहुत होते चले जा रहे हैं। आंधी पानी के साथ भी अपना रिमझिम बरसात हो रही थी, जिससे गरीबों का आशियाना टूटता नजर आ रहा है और उनको पक्के मकान न मिलने के कारण अपना झुग्गी झोपड़ियों और मिट्टी के मकानों में रहते थे। इससे आंधी पानी और बरसात की वजह से मकान ध्वस्त होते चले जा रहे हैं, जिससे उन्होंने सरकार से मांग किया है कि हमको अपना उचित व्यवस्था दिलाई जाए। अशोक, तो क्या प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान लिया है? प्रशासन की ओर से अब तक किसी भी तरह का राहत कार्य शुरू किया गया है? जी, बता दें कि सोनभद्र में अपना लेखपालों द्वारा अपना जांच पड़ताल की जा रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जैसे ही अपना
उचित मुआवजा मिलने के आसार लग रहे हैं और उसके हिसाब से अपना उनको अपना ठीक है अशोक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश ने वहां पर तबाही मचाई है। ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की समस्या हो गई है तो वही लोग कच्चे मकान में रहने को विवश है। हरदोई जिले में लगातार हो रही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जिले को झांसी से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 91 बेतवा नदी की बाढ़ और बारिश की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया है। हाईवे की कई जगहों पर पानी के बहाव के कारण मिट्टी कटने से सड़कों में दरार आ गई है। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या हर साल होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसके बचाव के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भाई साहब, ये हमीरपुर से और कालपी जाने वाली सड़क है। ये हमीरपुर से 2-3 किलोमीटर निकलने के बाद कटी हुई है और ये रोड भी ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। लगातार हो रही बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। गोपालगंज का नजारा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जिले में गंडक नदी का पानी नए इलाकों में घुस रहा है। सदर अनुमंडल के कई प्रखंडों में गंडक ने तबाही मचा दी है। यहाँ सैकड़ों गांवों में गंडक का पानी घुस गया है। लोगों को अपने घरों में जल कैदी बनाकर रहना पड़ रहा है। ऐसे में लोग सरकार से मदद की लगातार अपील कर रहे हैं। 10 दिन से पानी में बानी से राती गिरा के ऊपर छत पर एक दिन से पानी बानी से। तो खाना कहाँ खाते हैं, रोटी कहाँ आप लोग? खाना सूखले पकल खा कर रहा पानी से ना होता, किन के भेजा सोटिया था वो खा कर रहे बता दी क्या करे। तो हर कमरे में पानी भरा हुआ है, फिर कहाँ रहती हैं आप लोग? वो ऊपर कमरे पर तोप के छत पर रहता है टेंट लगा के। रायबरेली जनपद में पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ये घटना जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमंगरपुर गांव की है, जहां जमीन की चकबंदी करने के लिए राजस्व और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव किया। इस घटना में हरचंदपुर थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पर कई थानों से क्यूआरटी ने मौके पर पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों को वहां से बाहर निकाला। घायल पुलिसकर्मियों की स्थानीय सीएचसी में इलाज जारी है। वहीं इस मामले में फिलहाल पुलिस चुप्पी साधी हुई है। हालांकि मामले की छानबीन शुरू की जा चुकी है। अभी जैसे थे वो घायल आए, उनका इलाज हो गया, उनको इंजेक्शन और दवाई वगैरह ड्रेसिंग वगैरह कर दी। तो सर क्या मामला हुआ था, किस मामले को लेकर के आज लोग आए हुए थे? ये मामले के बारे में तो हमें कुछ नहीं ज़्यादा पता, जैसा वो लोग बात कर रहे थे। गाँव वालों ने कोई जो है उनसे बंदी का काम था, उसमें गाँव वालों के साथ में कुछ झगड़ा नहीं है उनकी, तो मेरे इस पर क्या कुछ ज़्यादा चोटें हैं कि नॉर्मल है? ज़्यादा चोटें तो नहीं है, लेकिन बहुत जगहों पर चोटें आई हैं। कैसा लग रहा है कि कैसे जख्म होंगे, क्या चीज़ों से मारा गया होगा? अब ये आई थिंक लाठी डंडों से, ईंटा पत्थर से ऐसे ही। जामताड़ा जिले में एक बार फिर से हाथी का उत्पात देखने को मिला है। जंगल से भटककर फतेहपुर क्षेत्र के मालडिया गांव पहुंचे हाथी ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों लोगों के तालाब की ओर जाने के दौरान हाथी ने उन्हें अपना शिकार बनाया। इस घटना के बाद इलाके में हाथी को लेकर काफी खौफ का माहौल है।
तो जामताड़ा में एक बार फिर से हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जंगल से भटककर फतेहपुर क्षेत्र के मालडिया गांव हाथी पहुंच गया था और वहां पर हाथी ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों लोग तालाब की ओर जा रहे थे और इसी दौरान हाथी ने उन्हें अपना निशाना बना लिया और इस पूरी घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। तो गांव में हाथी का आतंक देखने को मिला है। जंगल से भटककर हाथी गांव पहुंच गया और हाथी ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों लोग तालाब की ओर जा रहे थे और इसी दौरान हाथी ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में हाथी को लेकर काफी ज्यादा डर का माहौल है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।